नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज शिलालेख की ये दूसरी क्लास है अपनी। कल वाली क्लास यदि किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर हमारे पास, भाई बिल्कुल ही कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास में पढ़ने के संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें। तो उनके लिए ही ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लासेस दी जाती है। तो आप बेहतरीन नोट्स बनाइए, साथ साथ याद करवाए जाते हैं, याद करिए, समझिए चीजों को और क्रम के अनुसार आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, पशु परिचर की ये अपनी 5वीं क्लास है और इसमें भी आपको चीजें याद हो जाएगी। फिर इसके बाद में अगली क्लास जो आएगी वो सिक्कों से संबंधित और ये टॉपिक अपना होगा पूरा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपन। तो ठीक है, चलिए इस क्लास को याद करें। उससे पहले कुछ बातें जो एक विद्यार्थी कल पूछ रहा था बार बार कि सर भूगोल कब पढ़ाओगे, भूगोल कब पढ़ाओगे। देखो, मैं यदि भूगोल पढ़ानी शुरू कर देता तो आप में से कुछ ये भी पूछते सर इतिहास कब पढ़ाओगे, इतिहास कब पढ़ाओगे। सभी चीजों का समय आता। आपको पता, जो ये पूछ रहे हैं उनको पता था कि अब मैं पशु परिचर का बैच निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं पूरा, नहीं ना। तो फिर मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, तो शांति से धैर्य से काम लो। सारी चीजें पढ़ाएंगे। जब इतिहास कला संस्कृति पूरी होगी तब भूगोल भी पढ़ाएंगे, आपके पार्ट बी भी पढ़ाने वाले हैं, साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे। जब जुड़े हो तो जो चीज पढ़ाई जा रही है ना उसे पढ़ो, हाथों हाथ याद करो। अच्छा, आप में से बताओ कि किस किस ने कल तक की क्लासें पूरी याद कर ली, क्योंकि शनि रवि आपको मिलेगा फ्री दिन। ठीक है, सप्ताह की 5 क्लास देने वाला हूं। आपके ऑब्जेक्टिव रिवीजन की क्लास दीपावली के बाद शुरू होगी। ठीक है, तो सप्ताह के 5 क्लास है, 2 दिन मिलेंगे रिवीजन के। पहले तो हाथों हाथ क्लास को याद करो और अंतिम 2 दिन जो है उसमें पूरा ही रिवीजन करना है। तो कल की क्लास किस किस ने याद कर ली है, पूरे के पूरे अभिलेख शिलालेख जितने भी बताए, तो ये सारे सब क्रम से याद होने चाहिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना से लगाकर शुरू किया था और फिर अंत तक गए थे। ठीक है, इसी तरीके से। तो चलिए, आज अपनी ये कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 5, 5वीं क्लास को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड पर लेकर चलता हूं, आपको याद हो जाएगी, इस बात को मानकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, मैं चल रहा हूं एक वो लेवल लेकर चल रहा हूं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, न तो मैं खुद विद्वान हूं, न मैं विद्वान बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। हाँ, जो विद्वान साथी हैं उनको भी, यदि वो मेरी क्लास देख रहे हैं तो दिखती सी बात है कि उनको भी अभी सरकारी नौकरी की जरूरत है। और आपकी विद्वता पे मुहर तभी लगती है जब आपने जॉब ले लिया। आज की धारणा ये है। ठीक है, वैसे सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज की धारणा ये है। यहाँ पे तो मुझसे तो वही जुड़े हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एग्जाम क्रैक बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे उस लेवल पे पढ़ा रहा हूं, मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वैद्यनाथ प्रशस्ति। एक एक चीज देखना, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको, ये नहीं है कि सिर्फ इस पे लिखी हुई, काफी सारी चीजें इनसे लिंक करके बताता हूं और याद कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए वैद्यनाथ प्रशस्ति है कहां पूछे तो सिसारमा उदयपुर। ठीक है, सिसारमा उदयपुर के अंदर यदि पूछ ली जाए, देखो डायरेक्ट भी पूछ सकते कहां है, लेकिन इसके चांस रहते हैं कम। इसमें किस चीज का उल्लेख है, तो जब गुहिल वंश की स्थापना हुई। अब गुहिल वंश, देखो यही चीजें समझनी है आपको। गुहिल वंश कह दो, चाहे आपके और क्या लिखा मिलेगा, या तो गुहिल या लिखा मिलेगा सिसोदिया वंश। ठीक है, इन्होंने कहां पे शासन किया, मेवाड़ में किया। अब किसी ने शासन किया है तो उनके वंश को स्थापित करने वाला तो कोई होगा, तो इनके वंश का अस्तित्व या एक मजबूत स्थिति यदि देखी जाए तो वो बापा रावल से शुरू होती है। ठीक है, ये आप बार बार शिलालेखों के अंदर बप्पा रावल पढ़ोगे। बप्पा रावल जेडो नाम है ना, वेडो ही है। बप्पा किन कहवे, जो पिताजी वे मीन बप्पा कहवे ना, तो ए भी गुहिल वंश रा पिताजी ही हा यूथ है, समझ सको। ठीक है, बप्पा रावल। तो ये बप्पा रावल जो है, ये आप कह सकते हो कि गुहिल वंश के आदि पुरुष थे। क्या थे, गुहिल वंश के आदि पुरुष इन्हें आप कह सकते हो, यानी कि इन्होंने शुरुआत की। अब इन्होंने शुरुआत की, इनके पीछे स्टोरी है। जब अपन गुहिल वंश पढ़ेंगे तब मैं सारी कहानियां, सारी स्टोरियां आप लोगों को बताऊंगा। इन्होंने जो गुहिल वंश की स्थापना की, उसमें देखो आशीर्वाद किस किस का प्राप्त हुआ। एक तो हारित ऋषि का, एक राष्ट्र सैनी माता का। इन दोनों के आशीर्वाद से नागदा को राजधानी बना के और इन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इस वैद्यनाथ प्रशस्ति के अंदर इस चीज का उल्लेख मिलता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल को राज्य की प्राप्ति हुई। ठीक है ना, मान मौर्य को हराया, मौर्यों को हराया और फिर जो है ये प्राप्ति हुई। तो ये इसके अंदर उल्लेख मिलता है। ये सीधे सीधे बनने वाले प्रश्न है और प्रश्न यहीं से बनते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो ही प्रश्न बनते हैं, ये मानकर चले।
अब जैसे ये सारी चीज याद है तो आपका दायरा धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा, जो आपको खुद को भी पता चलेगा। ये सारी एक एक चीज याद हो गई, उसके बाद में दायरा बढ़ेगा। ठीक है, चैट बॉक्स में कमेंट ऊपर नीचे करने हो, दायरा नहीं बढ़े। मोबाइल को करो आडी स्क्रीन पे, कोई किसी का चैट का मैसेज नहीं पढ़ना है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सब कुछ हो गया। ठीक है, मोबाइल करो आडी स्क्रीन पे, चैट बॉक्स को करो बंद और बढ़िया ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं। उसके बाद में इसमें जितने ही कमेंट कर दो, आपको देखो मैं रिप्लाई यहां से नहीं देने वाला। आपकी कोई शंका है भी तो जब क्लास पूरी हो जाए तब कमेंट में करना, लाइव चैट में कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है। ठीक है, कमेंट में करोगे तो आपका जायज सवाल होगा तो उसका जायज उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके लेखक का नाम है रूपपट। अब याद कैसे करोगे, अब आते हैं याद कैसे करोगे। तो देखो, कोई मतलब यूं समझ लो कि कोई कदरूपो इंसान हो मेरे जेड़ो। ठीक है, मेरे जैसा मतलब बदसूरत इंसान था, जिसको मतलब शक्ल देखते ही लोगों को डर लगता। उसे अपना रूप बढ़ाना था। भाई रूप बदसूरत यानी कि रूप सही नहीं था, जिन्हें क्या मारवाड़ी में क्या कदरूप हो। ठीक है, उसे अपना रूप बढ़ाना था। ठीक है, रूप बढ़ाना था तो उसे किसी ने सलाह दी कि आप जाइए। किसने सलाह दी? हरित ऋषि ने सलाह दी। ये मानना कि हरित ऋषि ने सलाह दी कि आप मेरे पहचान के एक वैद्य जी है, वहां जाइए, वो आपका रूप बढ़ा देंगे। जो आप काले बट्ट हो उससे जो है आप गोरे गट्ट हो जाओगे। ठीक है, तो क्या याद हो कि रूप बढ़ाना है, सलाह दी हरित ऋषि ने, जाना कहां है? वैद्यनाथ जी के पास। ठीक याद हो गए, हाथों हाथ ही देखो, ये चीज हाथों हाथ याद हो गई आपको। क्या करना है? रूप बढ़ाना है, सलाह दी हरित ऋषि ने, जाना वैद्यनाथ जी के पास। बस के वैद्यनाथ प्रशस्ति में हरित ऋषि बापा रावल का उल्लेख है, लेखक रूपपट। और तो क्या करना। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। अब आओ आगे। ठीक है, ये तो हो गई याद। अब देखो, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अब जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो उदयपुर के अंदर है, और उदयपुर में भी वर्तमान जगदीश मंदिर के अंदर। तो देखो, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, यहाँ पे जग जग और जग, बस सिर्फ याद रखो जग। इस जग में रहना है तो जग को याद रखना है। ठीक है, तो जग से क्या याद रखोगे? जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। ठीक है, और क्या याद रखोगे? जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है। और क्या याद रखोगे? गुहिल में राणा जगत सिंह तक की क्या है? वर्णन मिलता है, जगत सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो यानी कि इस जग में रहना है तो जग जग को याद रखना है। ठीक है ना, तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहां है? उदयपुर जगदीश मंदिर के अंदर उत्कीर्ण है। बापा रावल से राणा जगत सिंह तक का उल्लेख है, और कृष्ण भट्ट द्वारा ये रचित है। अब कृष्ण भट्ट तो यूं भी याद रह जाए। ठीक है, नहीं भी रहा तो देखो, जगदीश और जगन्नाथ राय कौन? विष्णु भगवान के हैं नाम, और विष्णु भगवान का ही अवतार थे कृष्ण। तो कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है, और जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, उल्लेख मिलता है इस चीज का। बस याद, चीजें जो है याद करके आगे बढ़ो। सिर्फ मतलब अपन पढ़ लेंगे भूल जाएंगे, लेकिन ये याद रही है तो आपके दिमाग में रहेगी स्थायी कि हाँ, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है पढ़कर याद कितना है। इसीलिए कहा जाता है भले कम पढ़ो लेकिन दोहरान बार बार। ठीक है ना, ये बेसिक कुछ जो है पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं स्मार्ट स्टडी के लिए। तो ये दोनों तो आपको याद हो गई प्रशस्ति। अब आओ आगे, अपराजित का शिलालेख। ये कहां है? नागदा के अंदर। अब नागदा भी कहां है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, नागदा को राजधानी बनाए सबसे पहले गुहिलों की राजधानी, ये कह सकते हो आप। ये क्या है? गुहिल वंश की राजधानी थी। गुहिल वंश की राजधानी, साइड में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, राजधानी लिखा है। ठीक है, राजा रानी नहीं लिखा। ठीक है, गुहिल वंश की राजधानी। बापा रावल के समय ही इसको राजधानी बना दिया गया। सास बहू का मंदिर और वो सारे यही है। एक्चुअल में मंदिर तो है सहस्त्र बाहु, लेकिन अपार मारवाड़ी आ रही, राजस्थानी आ रही है ना, अजीब कम बड़े मेहनत कम करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए सहस्त्र बाहु इतना लंबा कौन बोले? सास बहू सीधो हाव होरो बोली जाए। ठीक है, सास बहू, और सास बहू तो सबके मतलब दिमाग में जहन में रहती है कि हाँ सास बहू, तो सास बहू का मंदिर। अब ये देखो, अपराजित का शिलालेख है, ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर में है। यहाँ पे कुंडेश्वर महादेव मंदिर में उत्कीर्ण है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। देखो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी, उसका भी हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने भी किया था। ठीक है, इन्हें गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को
एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान के क्या कहते हैं, इतिहास का वास्तविक जनक, वास्तविक जनक कहा जाता है, वास्तविक जनक कहा जाता है। रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे। प्राचीन लिपिमाला इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, ढूंढाड़ बागड़ का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बहुत सारे इतिहास जो है लिखे हैं, पुस्तकें लिखी है। इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है। और यहीं के थे स्थानीय। कर्नल जेम्स टॉड तो विदेशी लैंडिंग थी, ठीक है ना, यहाँ से पैरासूट लैंडिंग थी। कर्नल जेम्स टॉड तो वहां से आया था, फिर यहाँ पे घुमा है और सारी चीजें इकट्ठी की है, ये यहीं के थे, ठीक है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय में इसे रखवा दिया। अब देखो याद करने के हिसाब से क्या है, गौरी शंकर महादेव जी है, ठीक है। महादेव जी का ही एक मंदिर है, कुंडेश्वर महादेव, और महादेव जी को पराजित करना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो अपराजित का शिलालेख कहां है, नागदा के अंदर। याद, आइए आगे। शंकरगट्टा, महादेव जी की ही बात हो रही है, शंकरगट्टा का शिलालेख क्या याद करना है, शंकरगट्टा का शिलालेख कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। शंकरगट्टा सीधा याद कर लो एक बार, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसमें जानकारी किसकी मिलती है, मौर्य शासक मानमोरी की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, मौर्य शासक मानमोरी। देखो कुछ मौर्य शासक आपको बार बार पढ़ने में आएंगे, जैसे कि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तब जैसे कि एक तो आएगा संप्रति, एक आएगा चित्रांग मौर्य, एक आएगा मान मौर्य। ये इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है, बस जैसे गुहिल वंश अपन पढ़ेंगे ना, तब ये जगह जगह इनके नाम आने, क्योंकि यहाँ पे मौर्यों का शासन रहा था पहले। जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो अपन पूरा ही फिर मौर्य पढ़ते हैं, अशोक मौर्य वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। अब देखो शंकरगट्टा का शिलालेख है, यानी शंकर भगवान का नाम है, तो शिव वंदना का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। अब शिव वंदना का मिल रहा है, मान लीजिए एग्जामिनर घुमा फिरा के दे तो आपको क्या दे सकता है, शैव मत। क्या दे सकता है, शैव मत। जहां पे शिव जी की पूजा का उल्लेख हुआ है वहां पे मान के चलो कि शैव मत के बारे में जानकारी मिल रही है, और जहां पे विष्णु जी की विष्णु भगवान का उल्लेख होता है वहां पे वैष्णव, विष्णु से बने वैष्णव, शिव जी से बने शैव, ठीक है। भक्ति आंदोलन जब पढ़ते हैं भारत के इतिहास के अंदर, तब वहां पे शैव मत और वैष्णव मत अलग अलग पढ़ना पड़ता है। आ रही बात समझ में, इन बढ़िया के समझ में नहीं आ सके, ठीक है, क्योंकि एक तो आपका क्लास में बना है क्रम लयबद्ध, और मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं, जितने भी अभी 8 बजते ही लाइव जुड़कर देखते हैं क्लास को, मानकर चलो एक तरह की ये तपस्या ही है और आप इस तपस्या को अनवरत कर रहे हो। यानी कि देखो शुरुआत में हुंस सब चढ़े लेकिन हुंस उतरे भी जल्दी, लेकिन जो दृढ़ संकल्पित होता है, जिसे वास्तव में लगती है सीने में आग कि हमें तो ये नौकरी लेनी ही लेनी है सर, बाकी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो ही लगातार कंटिन्यू रहता है। और अपनी क्लास मुश्किल से आधे पौने घंटे की होती है, ठीक है, और उसमें भी अपने ये पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज होती है। मैं मेरे घर परिवार की बातें नहीं करता हूं, नहीं आप लोग अपने घर परिवार की बातें करते हो। जो भी बात भी यदि की जाती है तो वो क्लास से रिलेटेड या आपके हित की बात होती है। इसलिए आधा पौना घंटा दिन का निकालो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, हाथों हाथ याद करो। महीने भर के अंदर ही आपको लगेगा कि आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल चुके। तो ये चीज नियमितता वालों को ही लगेगा। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ना आगे, ठीक है। गरबा अरबा हर साल आए, लेकिन पशु परिचर्या वैकेंसी हर साल नहीं आवे। आ बात भी लिख कर रख दियो कटे। मैंने अपनी कंपटीशन दौर में, वो थोड़ा सा है ना, इसको फोकस को सेट कर देते। मैंने अपने कंपटीशन के दौर में आग लगी थी अंदर के नौकरी लेनी है, ठीक है, नौकरी लेनी, लेकिन बेरोजगार थे। भले ही परिवार आर्थिक हमारा पूरी तरीके से संपन्न था शुरू से, मतलब स्टार्ट में मदर फादर ने खुद के टाइम में स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में हम अच्छी तरीके से संपन्न परिवार से ही आते हैं। तो क्या है कि आर्थिक कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन अंदर आग थी कि नौकरी खुद के दम पर लेनी है। लोग तो कहते हैं बाप कमाई आप कमाई, क्या है, तो आप कमाई होनी चाहिए। तो इसलिए खुद के दम पर साबित करना है अपने आप को। अब देखो जिसके घर में सरकारी नौकरी, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, इससे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे। घर में यदि सरकारी नौकरी नहीं है और सर घर में यदि संपन्नता है, तो भी लोग यही कहते हैं कि भैया इन खुद के जो है बिजनेस सेट है उसको तो संभालना आसान बात है, क्या दिक्कत है। बिजनेसमैन हमारे जो है ग्रेनाइट का काम वगैरह रहा है तो क्या हाँ इसको संभालना, लेकिन खुद के दम पर क्या किया, इसको साबित करने के लिए नौकरी लेनी मेरे लिए चुनौती थी और जरूरी थी।
मैंने अपनी हर कॉपी में कंपटीशन के तौर पे लिखा हुआ था मैं बेरोजगार हूं। जैसे ही पहला पत्ता खोलता सीधा सामने दिखता मैं बेरोजगार हूं। दिल में चोट लगती कि इस लाइन को मिटाना है अपनी जिंदगी से। ये सिर्फ इस कॉपी पे नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे ललाट पे लिखा हुआ है कि मैं बेरोजगार हूं और इसको मिटाना है। और अभी भी जिन जिन बच्चों के मैं बेरोजगार हूं लिखा है उन सबको मिटाना है, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूं कि मेरा तो मिट गया लेकिन हजारों बच्चों के ललाट पे अभी भी लिखा हुआ है कि मैं बेरोजगार हूं। उन चीजों को मिटाना है और उसका एक ही जरिया है निःशुल्क क्लासेस। इसीलिए मैं इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं, चाहे कितनी चुनौतियां आए, कितनी ही चीजें सुननी पड़े, कहनी पड़े। देखो अच्छी के साथ में कई चीजें बुरी भी सुननी पड़ती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हजारों के माथे से हट चुका ये दाग और हजारों के हटेगा। और ठीक है, अब नियमितता आपको रखनी है। मैंने तो बता दिया भाई आपको। देखो मानमोरी वापस आया। ये मानमोरी का शिलालेख है ना, इंपॉर्टेंट है। पिछले में मानमोरी का जिक्र हुआ था, यहाँ पे मानमोरी शिलालेख का नाम ही क्या है, मानमोरी। पूछेंगे कहां से मिला है तो याद रखना चित्तौड़ के पुठोली गांव से मिला है। कहां से मिला है, पुठोली। अब कर्नल जेम्स टॉड आया है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को तो राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है और कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक। उन्हें यह शिलालेख यहां से मिला। देखो अब उनको क्या कि इतिहास लिखने का वो शौक था, अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र से आशीर्वाद लेके इतिहास लिखने निकल पड़े, तो सारी जगह से ऐसे स्रोत इकट्ठे करेंगे। इन्होंने मानमोरी का शिलालेख भी यहां से इकट्ठा किया और शिलालेख है यानी कि पत्थर पे लिखा हुआ लेख है। आप अनुमान लगा सकते हो पत्थर पे कोई लेख लिखा है। अब पत्थर पे कोई कागज पे लिखना हो तो बात अलग है, पत्थर पे लिखा है यानी बड़ा पत्थर होगा, उस पे लिखा गया है और उसको भाई साहब जी उठाकर अपने जहाज में रखकर इंग्लैंड ले चले, मतलब इंग्लैंड की तरफ बढ़ चले। अब रास्ते में समुद्र है, हिलोरे खाता है, समुद्र हो गया, मतलब लहरें ज्यादा हो गई तो भाई साहब की जो है नाव तो क्या जहाज, वो डगमगाने लगी तो भाई साहब जी ने इसे समुद्र में फेंक दिया। बोलो इतनी अमूल्य चीज, अपने इतिहास की धरोहर समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो मानमोरी शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। अब जानबूझ के नहीं फेंका, खुद की जान बचाने के लिए फेंका है। ठीक है, पुठोली गांव से मिला है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया और समुद्र से ही आप लोगों को पता है समुद्र को हिलोर का ही अमृत मंथन हुआ था। इसी से तो याद रखना है आप लोगों को कि समुद्र में फेंका, मान लीजिए अब फिर वापस हिलोर में गए कि भाई वापस मिल जाए कहीं मानमोरी शिलालेख, लेकिन अमृत मंथन कहाँ हुआ, समुद्र में। देवता और असुरों के बीच में वासुकी नाग और फिर मंथन में कई सारी चीजें निकली है। तो ये समुद्र मंथन का उल्लेख जो है वो मानमोरी शिलालेख के अंदर मिलता है। अब जितना कर्नल जेम्स टॉड ने उस समय पढ़ के लिख लिया वो तो फिर आता है, बाकी वो तो मूल जो है वो तो समुद्र के अंदर फेंक दिया, मिला ही नहीं। इसका लेखक जो है वो मिलता है पुष्य और उत्कीर्ण करता इसका जो था वो शिवादित्य। ठीक है, लेखक पुष्य, उत्कीर्ण करता शिवादित्य। मेन चीज क्या है पता है, मेन चीज है आप लोगों के ये अमृत मंथन का उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलिए आगे आइए, गंगधार का लेख। अब गंगधार क्षेत्र जो है वो झालावाड़ के अंदर है। अपन आडोती का पठार वगैरह पढ़ेंगे जब राजस्थान के भूगोल में, तब ये भी आएगा, गंगधार उच्च क्षेत्र वगैरह ये आता है। ठीक है, तो गंगधार क्षेत्र कहाँ है, झालावाड़ के अंदर। इसमें 5वीं शताब्दी के अंदर सामंत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, सामंत व्यवस्था। देखो पहले क्या होते, राजा होते थे, राजा शासन करते थे। अब राजा अकेला नहीं कर सकता, राजा के जो मतलब अधिकारी होते थे वो सामंत कहलाते। सामंत के नीचे फिर जागीरदार होते और इस तरीके से व्यवस्था चलती थी। तो सामंत व्यवस्था का उल्लेख 5वीं सदी की सामंत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है गंगधार के झालावाड़ शिलालेख में। फिर आगे आओ बुच कला अभिलेख। यदि पूछे तो देखो बुच कला अभिलेख को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है बीबी को याद रखो। ठीक है, बीबी, बुच कला और बिलाड़ा। बिलाड़ा अब जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। वहां पे प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है। क्या है, आई माता, सिरवी समाज की कुल देवी। मैं 2 बार गया हूं और बहुत बढ़िया चमत्कारी मंदिर है। तो ये बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। याद कैसे रखोगे, बीबी का शिलालेख। ठीक है, इसमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है और नागभट्ट द्वितीय के समय ये उत्कीर्ण करवाया गया है। आपको ये नहीं दिख रहा, ये नागभट्ट द्वितीय लिखा हुआ है। ठीक है, पीडीएफ शेयर करूंगा तब अच्छे तरीके से दिख जाएगा। कुछ याद नहीं रखना, बीबी याद रखना, याद हो जाएगा शाम। ठीक है ना, बीबी याद रखोगे और क्या, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख हुआ है, बस यही है।
आओ आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? नानसा यूप लेक। नानसा नामक स्थान है भीलवाड़ा के अंदर। यूप लेक किसे कहा जाता है? जो स्तंभ लेक होते हैं, यानी स्तंभ यानी कोई खंबा है उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये आप देख पा रहे हो, ये एक तालाब के अंदर है। कहां है? तालाब, तड़ाग जिसे कहते हैं। ये तभी पढ़ा जा सकता है जब ये तालाब खाली होता है। ठीक है, इस पे भी 2 लेख लिखे हुए मिले हैं। एक 6 पंक्ति का लेख है, एक 11 पंक्ति का लेख है। लाइनें, पंक्ति यानी लाइनें। एक 6 पंक्ति का लेख और एक 11 पंक्ति का लेख है। ये यूप लेख है। यूप लेख स्तंभ पे होते हैं, जैसे ये यूप लेख है। बड़वा का यूप लेख मिला है। बड़वा यूप लेख कहां से मिला है? साथ साथ मैं बता दूं, बड़वा यूप लेख कहां से मिला है? कोटा से मिला है। ठीक है, और इसमें बड़वा यूप लेख में उल्लेख किसका मिलता है? तो मौखरी वंश का उल्लेख मिलता है। इतना याद रख लोगे, खूब है। मौखरी वंश का उल्लेख मिलता है बड़वा यूप लेख से। ये है नानसा यूप लेख। ठीक है, नानसा यूप लेख। कौन सी पेन ले? ठीक है, ये ले लेते हैं। एक तालाब में है। मेन चीज क्या है? इसके अंदर षष्ठी राज्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है। षष्ठी राज्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है और इसकी भाषा संस्कृत। यहां 2 लेख, एक 6 पंक्ति का, एक 11 पंक्ति का। ये चीजें याद हो जाएगी ना। ये तो चीजें वैसे जो फर्स्ट ग्रेड इतिहास की तैयारी इतिहास विषय से कर रहे हैं ना, उनके लिए भी काम की है। तो पशु परिचर में तो मैं मानकर चल रहा हूं कि अपन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रीट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो फोटो से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यूप लेक है कहां? भीलवाड़ा में। लो स्क्रीनशॉट लो। चलो, बरनाला यूप लेक। अब ये भी यूप लेक है। जहां जहां यूप लेक लिखा मिले तो आप समझ जाओगे कि ये स्तंभ लेक है। शिला लेक किसी चट्टान पर है। ठीक है, बड़ी सी कोई शिला होगी, और यूप लेक किसी स्तंभ पर है। अब चाहे स्तंभ गोल हो चाहे चौकोर हो, लेकिन है कैसा? स्तंभ पे उत्कीर्ण है। ठीक है, तो बरनाला यूप लेक। बरनाला आप देखोगे तो आप वर्तमान में कहां है? गंगापुर सिटी के अंदर। ठीक है, वर्तमान में इस बरनाला यूप लेक को आमेर संग्रहालय में रखा गया है और ये वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। ठीक है, यानी भगवान विष्णु से संबंधित। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतनी ही याद कर लो तो खूब है। वैसे आप यदि डिटेल किताब, मेन इतिहास की किताब पढ़ने जाओगे ना, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सर इसमें से एग्जाम के अनुसार क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्लासेस, अपनी जीजीडी की जितनी भी क्लासेस है, वो एग्जाम अप्रोच के अनुसार आती है। क्यों सबसे ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिले? क्योंकि एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना है तो वो याद ज्यादा समय तक रह पाता है, जल्दी याद हो जाता है, रिवाइज करना आसान होता है, समझ में आता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता। वो चीजें, एक अपन पूरा ही पेज पढ़ रहे हैं और एक उस पेज में से 4 इंपॉर्टेंट लाइन पढ़नी है, तो याद जल्दी क्या होगा? वो 4 इंपॉर्टेंट लाइन, और प्रश्न तो उनमें से ही बन जाते हैं। बस यही चीज है। चलिए, गोसुंडी का लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहां? चित्तौड़ में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बन गया, 17 बार बन गया। वैष्णव संप्रदाय की सबसे पहली जानकारी देने वाला राजस्थान के अंदर जो शिलालेख है वो है ये गोसुंडी का लेख। ठीक है, यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख है। कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से। ये टुकड़ों के अंदर मिला है, टूटा हुआ टुकड़ों के अंदर मिला है, जिसमें से इसका एक बड़ा टुकड़ा जो है वो उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत। वैसे ज्यादातर संस्कृत भाषा में ही मिले हैं अपने यहाँ पे राजस्थान में। अच्छा, इसके अंदर है ना बप्पा रावल से लगाकर संग्राम सिंह द्वितीय तक के जानकारी का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि गुहिल वंश का उल्लेख इसके अंदर भी मिला है। क्या याद रखोगे? गुहिल वंश। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब देखो, यदि आप वैसे भी देखोगे, अपन दुर्ग भी पढ़ेंगे ना, तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। दोनों एक नहीं है, जो नए विद्यार्थी है ध्यान देना। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, दोनों एक नहीं है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसकी रचना अत्रि पुत्र महेश ने की। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको। कीर्ति और अत्रि देखो मिलते जुलते से नाम दिखते हैं, ठीक है ना। इसमें कुंभा के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कुंभा, राणा कुंभा है ना,
मतलब राजस्थान के स्थापत्य का जनक कह सकते हो आप, स्थापत्य कला का जनक, मेवाड़ के स्थापत्य कला का जनक कह सकते हो, राणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की, जो अपन स्पेशली इतिहास पढ़ेंगे कुंभा का, जब पढ़ेंगे कुंभा के ग्रंथों की जानकारी मिलती है। कुंभा ने खुद ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इसके समय जो लेखक थे उन्होंने भी लिखे, और कुंभा की उपाधियों की भी जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। वैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो जैन संप्रदाय से संबंधित है। किससे? एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप जो एक्स्ट्रा चीजें लिखते हो या बोलकर बताते हो वो भी हमें नोट्स में लिखती है क्या? जी बिल्कुल लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है। मेरे यहाँ क्लास में निकला हुआ एक एक शब्द आप लोगों के लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं सहायक बनेगा, मानकर चले। नहीं मान सकते तो देखो, हर क्लास को, किसी भी क्लास को आपकी इच्छा करे उस क्लास को उठाओ और उसके नीचे लिखे हुए कमेंट पढ़ो। किसी भी क्लास की, भाई आप कैसे पता लगा सकते हो कि इन शिक्षक की एग्जाम अप्रोच पर कितनी पकड़ है, या कैसा पढ़ाते हैं, या किस तरीके से पढ़ाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, वो ये सारी चीजें किसी न किसी कमेंट के रूप में, यानी कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हीं से पता चलेगी। आप कोई भी अभी तक की क्लास डाली हुई कोई भी क्लास उठाकर देखें, उसके नीचे के कमेंट पढ़ें, आप सब, आपकी मन की शंका जो है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुंभा की उपाधियों का उल्लेख। अब देखो श्रृंगी ऋषि लेख, श्रृंगी ऋषि नाम का एक स्थान भी है, ठीक है, उसी जगह से ये मिला। कहां है ये स्थान? कैलाशपुरी के अंदर। कैलाशपुरी के अंदर ही एक मंदिर भी है जो एकलिंग जी का मंदिर है, जो मेवाड़ वंश के शासक माने गए एकलिंग जी, और जो वास्तव में जैसे शासक थे वो तो इनके दीवान माने गए। तो ये कहां? कैलाशपुरी के अंदर। ठीक है, राणा मोकल के समय का लेख है, लेकिन राणा मोकल के डैडी जी, पिताजी का भी उल्लेख मिलता है, राणा लाखा का भी उल्लेख इसके अंदर मिला। ठीक है, राणा मोकल के समय का, लेकिन राणा लाखा द्वारा गया के अंदर शिव मंदिर बनाने का भी उल्लेख मिलता है। लाखा का भी उल्लेख मिलता है, मोकल का भी उल्लेख मिलता है, और शिवजी से संबंधित। इसीलिए मैंने आपको बताया कैलाशपुरी जो है ना, वैसे एकलिंग जी का मंदिर है। यहाँ किसका है? एकलिंग जी का मंदिर है। और बताऊं, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो शैव मत से संबंधित है, शैव मत। ठीक है, और शैव मत की भी अलग अलग शाखाएं, उसमें से पाशुपत शाखा से और लकुलिश शाखा से संबंधित ये रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये चीज श्रृंगी ऋषि लेख कहां है? कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर। भाई क्लास पूरी हो गई, उसके बाद में आपका काम है इसको नोट्स में तब्दील करना। नोट्स में तब्दील हो गए, क्लास अपने 8 बजे आ रही है। अगले दिन सुबह सुबह फ्रेश माइंड से इस क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ो, फिर आपके दिमाग में रिकॉल होगी बातें जो मैंने बताई है, और उन्हें अच्छी तरीके से लिखो। याद नहीं हो, समझ में नहीं आए, क्लास को वापस देख लो। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। अब आगे, अब देखो मेन मुख्य शिलालेख हो गए। वैसे तो देखोगे तो बहुत सारे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारे ही मैंने करवा दिए। क्लास पूरी हो जाए, याद हो जाए, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज से अभ्यास कर लेना। हर चैप्टर की, हर टॉपिक की अलग टेस्ट सीरीज दी है, हर प्रश्न पे अभ्यास करवाया है। ठीक है, और जब जैसे सबमिट करोगे, व्यू सॉल्यूशन में जाओगे, आप लोगों को उनकी बेहतरीन व्याख्या के साथ में और भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ और चीजें याद रखनी है, जो डायरेक्ट याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक देखो रसिया की छत्रिका शिलालेख भी है, यह भी मेवाड़ वंश से संबंधित ही है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी मिलती है, बप्पा से नरवर्मा तक। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज है। कीर्ति स्तंभ अभी अपन ने पढ़ा। वैसे जैन संप्रदाय संबंधित किसकी जानकारी मिल रही है? महाराणा कुंभा के लेखों की और उपाधियों की। जूनागढ़ प्रशस्ति कहां पढ़ी थी अपन ने? बीकानेर के अंदर, जैता द्वारा। ठीक है, और ये किसकी जानकारी देते हैं? महाराजा राय सिंह की। ये भी जानकारी देते हैं, कल ही पढ़ा है कि करमचंद ने इसका निर्माण करवाया, ये, और 2 गजारूढ़ मूर्तियां जयमल और पत्ता की बताई थी कि इसके आसपास है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जग 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 3 बार याद रखना है, 3 बार बता दिया आपको। ठीक है, महाराणा जगत सिंह तक की अपने क्या मिलती है? उल्लेख मिलता है, महाराणा जगत सिंह का उल्लेख। बिजोलिया शिलालेख, चौहान वंश की जानकारी मिलती है, आप लोगों को बताया, वासुदेव सांबर झील का निर्माण वगैरह ये। और विप्र वंशीय है ना, वत्स गोत्रीय विप्र यानी कि ब्राह्मण बताया है चौहान। सामोली शिलालेख, इसके अंदर भी, ये भी मेवाड़ से संबंधित है, इसमें भी गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। और चीरवा शिलालेख, ये भी गुहिल वंश की जानकारी देता है। ठीक है, ये सारे ज्यादातर तो देखो मेवाड़ से संबंधित ही है, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ठीक है,
तो ये चीरवा, सामोली और रसिया की छतरी, ये तो तीनों ही गुहिल वंश से संबंधित है। लो स्क्रीनशॉट लो, जैसे लिखा है वैसे ही याद करना है, ठीक है। एक और स्लाइड, ये देखो अब क्या है इसमें, जो मुख्य मुख्य है उसमें अपने ये जो आपको पुस्तक कल बताई थी वन लाइनर, उसी के पेज की है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्लाइड में शामिल कर दिया ताकि आप लोगों के भी काम आ जाए, जिनके पास में नहीं है पुस्तक उनके भी। अब देखो ग्वालियर प्रशस्ति, वैसे इसके अंदर 17 श्लोक है, ये भी बता दो 17 श्लोक है, और इसका लेखक जो है वो बालादित्य है। बाला 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 वो नहीं है रहा, शैतान का साला वाला बाला नहीं है, ये बालादित्य है। ग्वाला ग्वाला बाला बाला याद हो जाएगा, ठीक है, कि ग्वालियर का बाला बताया था सर ने, और मतलब अच्छा तरीका नहीं हो सकता। सब कहे मुझे ग्वालियर प्रशस्ति का बाला, ठीक है। चलिए ग्वालियर प्रशस्ति जानकारी किसकी मिलती है, मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन सा, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। कई जगह राजा भोज भी काम में आ जाता है, लेकिन राजा भोज परमार वंश का शासक भी था, ठीक है, मूंज के मालवा के राजा भोज। मानमोरी, मानमोरी कौन था, मौर्य था, इसका अभी आपने आगे देख ही लिया, पुष्य जो नागभट्ट का पुत्र और उत्कीर्ण करवाया शिवादित्य ने, ठीक है ना। रसिया की छतरी का लेख, रसिया की छतरी शिलालेख के जो लेखक रचयिता आप कह सकते हो वेद शर्मा, जो प्रिय पटु के पुत्र थे, डायरेक्ट याद करो। अपराजित का लेख आप ही अपन ने पढ़ा था, शिव जी से संबंधित करके आपको बताया था, और इसके जो लेखक है वो दामोदर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के शिलालेख वाली क्लास हो गई है पूरी, ठीक है। जब याद हो जाए, नोट्स बन जाए, याद हो जाए, तो प्रैक्टिस कर लेना इसी टॉपिक, और फिर इसकी व्याख्या बहुत शानदार तरीके से दी है, उनको भी याद कर लेना। और इस नोट्स के अलावा उस टेस्ट सीरीज में आपको व्याख्या में बहुत सारी अच्छी जानकारी और भी मिलेगी, तो उसमें जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी इस नोट्स के अंदर आपके जहां भी बना रहे हो उसमें नोट करना। कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारा साथ साथ में बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो अब आपके तो वैसे आज गुरुवार है ना, कल एक क्लास और आएगी। वैसे मैंने संडे को क्लास दी थी, अपनी शेड्यूल तो है सोमवार से शुक्रवार, लेकिन संडे को एक्स्ट्रा दी थी, चलो कोई बात नहीं, इस सप्ताह मेरी एक्स्ट्रा ही मेहनत सही। तो शुक्रवार को कल सिक्कों वाली क्लास दे देता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद में फिर अपनी आएगी सोमवार को क्लास। 2 दिन करना रिवीजन, जो पढ़ा है इन 5-6 दिनों में अपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, और ये 5-6 दिन हर सप्ताह की 2 दिन लास्ट में बचते हैं, उस दिन करो बढ़िया रिवीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है अपन को, एक एक क्लास पढ़ेंगे, एक एक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, क्लास को शेयर करते रहना है, और अपना प्रेम बना के रखना है, और कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।